The hopes that you bring, the dreams that you share, the pleasure you get when you know that we care. The faith that you place, the trust that we share, the joy in your heart when you know that we care. You before we, at USP. You before we, at USP. USV, your reliable healthcare partner. नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदीप कुमार, मैं प्रोफेसर हूँ एसजीपीजीआई कार्डियोलॉजी विभाग में। और आज का हम जो चर्चा का विषय लेकर आए हैं वो दिल की बीमारियां और दिल की बीमारियों से कैसे बचाव करा जा सकता है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा डॉक्टर रूपाली खन्ना से, जो कि एडिशनल प्रोफेसर हैं एसजीपीजीआई कार्डियोलॉजी विभाग में, हमारी सहयोगी हैं। दूसरे हमारे जो कार्डियोलॉजिस्ट आए हुए हैं वो डॉक्टर दीप पंत है, वो एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हैं। और तीसरे जो हमारे लंडन कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर गौतम स्वरूप, ये लखनऊ में सहारा हॉस्पिटल में कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर रूपाली, आप ये बताना चाहेंगी कि दिल की बीमारी के लक्षण क्या होते हैं, कैसे बीमारी पता चलेगी कि किसी मरीज़ को, किसी व्यक्ति को पता चले कि बीमारी है उसको? जैसे हृदय के रोगों को बोला जाता है कि ये अधिक उम्र के लोग या पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है। ये विचारधारा कई सालों से हम लोग ने भी देखी है, बट पिछले कई सालों से जो हम अपने पेशेंट्स में देख रहे हैं कि ये हृदय की बीमारी कम उम्र के लोगों में और महिलाओं में भी अब काफ़ी पाई जा रही है। तो इसका सही इलाज और सही पहले लक्षण पता होना, ताकि वो पहले जल्दी से डायग्नोस की जाए, बहुत ज़रूरी है। तो मेन लक्षण जो इनके होते हैं, अगर आपको सीने में दर्द, कंधे में दर्द, गर्दन में या पीठ में दर्द हो, जिसके साथ खूब तेज़ पसीना आए, घबराहट हो, तो इसको लाइटली ना लें और अपने डॉक्टर से परामर्श करें। ये हम जिनको बोलते हैं क्लासिकल सिम्टम्स। बट कुछ पेशेंट्स में ये क्लासिकल सिम्टम्स नहीं मिलते हैं। 1/3 पेशेंट्स, स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनमें क्लासिकल चेस्ट पेन नहीं होता है। इन पेशेंट्स में पेशेंट को घबराहट कई बार सिर्फ होती है, केवल सिर्फ सांस फूलना रहता है, या गैस की शिकायत, जो कॉमनली पेशेंट कंप्लेन करता है कि गैस बन रही है या पेट में दर्द है, वो रहता है। तो अगर आपको इस तरह से सिम्टम्स हो और आप में डायबिटिक हैं या आपको फैमिली हिस्ट्री बहुत है हार्ट अटैक होने की, तो अपने किसी भी लोकल डॉक्टर को परामर्श लें, और ज़रूरी हो तो एक ईसीजी ज़रूर कराना चाहिए ऐसे पेशेंट्स को। डॉक्टर दीपक, क्या बताना चाहेंगे कि ऐसा कहा जाता है कि अगर बाप दादा, बुआ, चाची में, बुआ में अगर बीमारी है तो क्या ये आनुवंशिक हो सकती है, बेटे में होना या बेटी में होना ज़रूरी है? मतलब फैमिली हिस्ट्री की क्या महत्ता है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बीमारी होना लाजमी है? सबसे पहले हम ये जानें कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़ कहते किसको हैं। अगर हमारे फादर में या हमारे भाई में 55 साल से कम उम्र में प्रूवन हार्ट अटैक हुआ है, या मदर में या सिस्टर में 60 साल से नीचे में हार्ट अटैक हुआ है कम उम्र में, तो हम उसको फैमिली हिस्ट्री कहते हैं। और अगर हमारे एक से ज़्यादा मेंबर को ये हार्ट अटैक हुआ है तो उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री। जब किसी की फैमिली में स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री या फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिजीज़ की होती है तो उसको लगभग 40 से 50% अधिक संभावना होती है हार्ट अटैक की। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर अपने रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करें, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मोटापा, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल या शारीरिक निष्क्रियता अगर हम लोगों में है जो रिस्क फैक्टर्स हैं, या हम स्मोकिंग करते हैं, टबाको का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप इनको कंट्रोल कर लेते हैं तो हम अपने हार्ट अटैक होने की संभावना को लगभग 50% से कम कर सकते हैं। इंडिया यानी कि भारतवर्ष डायबिटीज़ का गढ़ माना जा रहा है, यानी कि ये एपिडेमिक की तरह से डायबिटीज़ इंडिया में या भारतवर्ष में है। तो भारतवर्ष में डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ रही है तो जो हृदय रोग होंगे उस पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, क्या ये बढ़ेगा, इसका क्या संबंध है डायबिटीज़ से? जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हिंदुस्तान में हृदय रोग दिन प्रतिदिन बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। इसका सबसे ज़रूरी जो कारण है वो है डायबिटीज़ की बीमारी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि डायबिटीज़ की बीमारी एक लाइफ स्टाइल डिजीज़ है। ये हमारे खान पान से जुड़ी हुई, हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारी है। यह भी उतनी ही तेज़ी से फैल रही है जितनी हार्ट की बीमारी फैल रही है। यदि आप डायबिटिक हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको सामान्य व्यक्ति के मुकाबले हार्ट अटैक आने का रिस्क 2 गुना ज़्यादा है। यदि आप अपना शुगर लेवल, डायबिटीज़ का स्टेटस कंट्रोल करके रखते हैं तो आपका रिस्क काफ़ी हद तक सामान्य व्यक्ति के मुकाबले बराबर आ जाता है।
परंतु डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप नियमित तौर पे अपने डॉक्टर से मिलते रहें, अपना शुगर लेवल चेक करवाते रहें, अपनी दिनचर्या को बहुत ही स्वस्थ रखें, रेगुलर 30 मिनट ब्रिस्क मॉर्निंग वॉक करें, अपनी वेस्टर्न हैबिट्स को कम करें, अपने वज़न को नियंत्रित रखें, हरी सब्जियां और फल इन इत्यादि चीज़ों का सेवन करें ताकि आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहे और जो एडेड रिस्क फैक्टर शुगर होने की वजह से आपको हार्ट अटैक का रिस्क दे सकता है उसको हम शुगर को कंट्रोल करके सामान्य कर सकते हैं। मरीजों में हम लोगों ने देखा है कि जब मरीज़ को एक बार एंजियोप्लास्टी हो जाती है या बाईपास सर्जरी हो जाती है तो अपनी वो दिनचर्या को काफ़ी सीमित कर देता है, ज़्यादा वर्जिश वाला काम नहीं करता है या वज़न उठाने का काम या जैसा उसको करना पड़े तो वो करने से बचता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या ऐसे मरीज़ जिनको दिल का दौरा पड़ चुका है या उनको एंजियोप्लास्टी हो चुकी है या बाईपास सर्जरी हो चुकी है, क्या वो कठिन परिश्रम कर सकते हैं? एक्सरसाइज के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि अगर किसी मरीज़ को हार्ट अटैक हुआ है या हार्ट की बीमारी हो चुकी है वो उनका एक तरह से बेड रिडन हो गए हैं। ये हमारे समाज में बहुत है कि हार्ट की बीमारी है, ये मत उठाओ, यहाँ इतना मत चलो। बट अगर हम किसी भी डॉक्टर से परामर्श लेंगे इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। हार्ट अटैक के मरीजों को अपनी दिनचर्या बल्कि और एक्टिव रखनी चाहिए ताकि दोबारा हार्ट अटैक से बचा जा सके। तो जो यूजुअली हम लोग एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को कि आप हमेशा अपना कम से कम एक्टिविटी 30 मिनट जो वॉक होती है पर डे ज़रूर करें। रही बात वज़न सामान उठाने की, कुछ मरीज़ों जिनका हार्ट का पंपिंग फंक्शन कमज़ोर है या फिर जिनमें बीमारी अभी भी बहुत ज़्यादा है, पूरी तरह कंट्रोल नहीं हुई है एंजियोप्लास्टी से, उनको डॉक्टर के परामर्श पे अपना भारी वज़न सामान उठाना चाहिए। बट जितना कंफर्टेबली आप चल सकते हैं, जिसमें ब्रिस्क वॉकिंग बोला जाता है या बोला जाता है कि साइकिलिंग करिए, ये सब हार्ट के मरीज़ों को करना चाहिए। इनको अपनी दिनचर्या रेगुलर लेनी चाहिए और बल्कि अपने एज कम्पेयर टू अदर अपने पेशेंट्स से इनको अपने एक्टिविटी और बल्कि बढ़ा के रखनी चाहिए। तो डॉक्टर दीप पंत, क्या आप बताना चाहेंगे कि खर्चा किस तरह से मोटे मोटे तौर पे आ सकता है या मेडिकल इंश्योरेंस से कैसे इसमें मदद मिल सकती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेडिकल इंश्योरेंस हम सबको लेना चाहिए, बिकॉज मेडिकल इंश्योरेंस लेने से जब समय आने पर हमारी बहुत हाई कॉस्ट है एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी की, उसको हम कवर कर सकते हैं। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि क्या इंश्योरेंस कंपनी इसको कवर करती हैं, जी हाँ, अगर टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल होती हैं तो जनरली सारी कंपनियां जो इमरजेंसी हार्ट अटैक होता है, इमरजेंसी बाईपास सर्जरी होती है, रूटीन बाईपास सर्जरी होती है, उनको कवर करती हैं। जो कॉस्ट वेरी करती है, भिन्न भिन्न होती है सरकारी हॉस्पिटल में और प्राइवेट हॉस्पिटल में। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी डिपेंडिंग ऑन कितने आपके स्टेंट लग रहे हैं, आपने प्राइवेट वार्ड लिया है या जनरल वार्ड लिया या किस तरह की आप फैसिलिटी में है, किस प्लेस में है। जनरली एक मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि एवरेज प्राइवेट हॉस्पिटल में लगभग 1 से 2 लाख के बीच में एंजियोप्लास्टी हो जाती है और बाईपास सर्जरी प्राइवेट हॉस्पिटल में जनरली 2 से 2.5 लाख के बीच में हो जाती है। काफ़ी मरीज़ ऐसा बार बार पूछते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एक बार जब उनको एंजियोप्लास्टी हो गई या बाईपास सर्जरी हो गई तो क्या वो काम पे दोबारा जा सकते हैं, और जा सकते हैं तो कब जा सकते हैं? सामान्य एंजियोप्लास्टी के बाद अगले ही दिन आप अपनी दैनिक दिनचर्या पे वापस आ सकते हैं। अपने घर के सारे अंदर के काम आप अगले ही दिन से रिज्यूम कर सकते हैं, परंतु बाहर जाने के लिए कम से कम 10 दिन का एक लाइट बेड रेस्ट अलाउ रहता है। इन 10 दिन के बाद आप अपनी दैनिक क्रिया को धीरे धीरे से आउटडोर एक्टिविटी में बढ़ा सकते हैं। हर दिन अपने आप को 200 मीटर से 500 मीटर की एक्टिविटी के हिसाब से आप अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करें और अगले 3 हफ्ते के अंदर आप पूर्णतया सामान्य बाहरी सारी प्रकार की सारे तरीके की नौकरी और सारी तरीके के काम करने के लिए अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उपयुक्त कर सकते हैं। परंतु मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि ये सारी जो दैनिक क्रियाएं हैं, आपकी जो भी जीवन शैली में चेंजेस हैं, आपकी डे टू डे फिज़िकल एक्टिविटी है, यह अपने चिकित्सक के निर्देशानुसार और उसकी मॉनिटरिंग में ज़रूर करें। अब समय हो चुका है एक छोटे से अंतराल लेने का, एक ब्रेक लेने का, और ब्रेक के बाद हम पुनः इस चर्चा को जारी रखेंगे। The homes that you bring, the dreams that you share, pleasure you get when you know that we care. The faith that you place, the trust that we share, the joy in your heart when you know that we care. You before we
USV, your reliable healthcare partner. वेलकम बैक। अब हम इस चर्चा को जारी रखते हैं जिस पे हम लोग दिल की बीमारियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने ये देखा है कि ब्लड प्रेशर का बढ़ा होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ा यानी कि हम लोग डॉक्टरी भाषा में या मेडिकल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन होना, ये एक बहुत बड़ा कारण है, विश्व में सबसे बड़ा कारण है दुनिया भर की मौतों का। और ये भी जानना चाहिए कि इसको साइलेंट किलर कहते हैं कि क्योंकि जब तक आप नपवाएंगे नहीं आपको पता ही नहीं चलेगा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, और ब्लड प्रेशर का बढ़ा होने पर कोई ज़्यादा लक्षण होते नहीं हैं। तो ब्लड प्रेशर का दिल की बीमारी से क्या लेना देना है? जैसा आपने बोला कि ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर मतलब कि इसमें खुद के कोई लक्षण नहीं है, बट जब ये दूसरे अंगों को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है तो वो अंग खराब होने लगते हैं, जो फिर एक जानलेवा बीमारी बन जाते हैं, जैसे हार्ट अटैक होना, फालिज पड़ना, गुर्दा खराब होना। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर इतनी बीमारियां कर सकता है तो उसको कंट्रोल करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। शोधों में पता चला है जितने हमारे हार्ट अटैक के मरीज होते हैं उसमें से 50 से 60% हाइपरटेंसिव होते हैं, यानी उन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी रहती है, या तो वो ब्लड प्रेशर की दवाइयों पे होते हैं या उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है। एंड ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारी है जिसको दवाइयों पे और अपने जीवन शैली के बदलाव से बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है, और उससे आगे अंग खराब ना हो उससे बचाव किया जा सकता है। तो क्या आपको सावधानी रखनी है? आपकी उम्र 40 के बाद की है, एक बार ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराएं, क्योंकि उससे सिम्टम्स कुछ नहीं होते हैं, बट एक चेक तो जब भी आप चेक करा लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मेरे को ब्लड प्रेशर है कि नहीं है। और डिपेंडिंग ऑन आपका अगर फैमिली हिस्ट्री है या आपको और भी कोई बीमारियां हैं तो बीपी ब्लड प्रेशर आपका साल में 1 से 2 बार के बीच में चेक होना चाहिए। दूसरा, अगर आप ब्लड प्रेशर है, डॉक्टर के परामर्श पे दवाई कंटिन्यूसली लेनी चाहिए। दूसरा, अपनी जीवन शैली में जैसे कि नमक की मात्रा, आपका वॉक करना, ये कंटिन्यूस रखना चाहिए ताकि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रह सके। हम लोग जो एडवाइस करते हैं, जिसका हार्ट अटैक के पेशेंट जो ऑलरेडी हो चुका है उनका ब्लड प्रेशर कम से कम 130/80 से नीचे होना चाहिए, और ये शैली को अगर आप फॉलो करेंगे तो दोबारा हार्ट अटैक होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। किसी ने बताया अमेरिकन शोध में पाया गया कि कोलेस्ट्रॉल एक रिस्क फैक्टर नहीं है। इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। इसके बारे में डॉक्टर दीपन से जानना चाहूँगा कि क्या कोलेस्ट्रॉल रिस्क फैक्टर है तो क्या करना चाहिए और कब जांच करानी चाहिए, और उसके बारे में और क्या जानकारी वो दे सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कहना सही नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल अब हार्ट डिजीज़ के लिए रिस्क फैक्टर नहीं है। इनफैक्ट हमने जो अभी हाल के दशकों में जो बड़ी जो शोध किए हैं उसमें हमने ये पाया है कि हाई कोलेस्ट्रॉल का सीधे हार्ट डिजीज़ से और हार्ट अटैक से रिलेशन है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ये कहती है कि 20 साल की उम्र के बाद हर व्यक्ति को कम से कम 5 साल में अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करा लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके अंदर कोई रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है या आपके मोटापा है या आपकी फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज़ की, तो आपका डॉक्टर आपको और जल्दी भी कोलेस्ट्रॉल चेक कराने के लिए कह सकता है। देखिए, ऐसा है कि हेल्दी आदमी और जिसको ऑलरेडी हार्ट अटैक हो चुका है या बाईपास सर्जरी हो चुकी है, दोनों का लेवल में थोड़ा सा भिन्नता है। हेल्दी व्यक्ति के लिए टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो 200 मिलीग्राम% से नीचे होना चाहिए, और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो कि हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं वो 130 मिलीग्राम से नीचे होना चाहिए, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है जो कि एसडीएल कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है वो 40 के ऊपर होना चाहिए। हाउएवर, जिनको ऑलरेडी हार्ट अटैक हो चुका है या जिनकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है, जिनको स्टेंट पड़ चुका है, उनमें ये अच्छा रहता है कि उनका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो 100 के नीचे रहे। और शुरुआत में हम हमेशा कोलेस्ट्रॉल बड़े होने के बाद ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल आप दवाई शुरू कर दीजिए। पहले हम लाइफस्टाइल चेंजेस बताते हैं, जिसमें कि हम उससे कहते हैं कि आप अपनी शारीरिक निष्क्रियता को दूर करिए, रेगुलर ब्रिस्क वॉक करिए या किसी और फॉर्म में एक्सरसाइज करिए, अपने खाने में वसा की मात्रा को कम करिए, अपने ब्लड प्रेशर को या डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखिए। उसके बाद भी अगर हमको लगता है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल एक लिमिट से ज़्यादा है तो हमारे पास बहुत ही कारगर दवाएं हैं जिनके द्वारा हम कोलेस्ट्रॉल को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और हार्ट की डिजीज़ से बच सकते हैं। क्या दिल की बीमारियों से बचा जा सकता है? अगर बचा जा सकता है तो कैसे? देखिए, अभी तक इस बारे में चर्चा हुई, हमारे डॉक्टर्स ने ये बताया कि हम किस तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं।
मूलभूत रूप से इसके दो कारण हैं। देयर आर टू रिस्क फैक्टर्स, दो रिस्क फैक्टर्स होते हैं। एक नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होता है जिसको हम बदल नहीं सकते, उसमें हमारी उम्र आती है, बढ़ती उम्र को हम बदल नहीं सकते। पुरुष जो होते हैं वो सामान्यतः या नेचुरल तौर पे उनमें हार्ट की प्रॉब्लम आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसी प्रकार से जैसा कि डॉक्टर दीप ने बताया कि अगर आपकी पारिवारिक हिस्ट्री है, अगर शुरुआती एज में अगर आपके फैमिली में है हार्ट से अटैक से मौत हुई है, तो आप इन 3 चीज़ों को नहीं बदल सकते। परंतु जो चीज़ें आप बदल सकते हैं, जैसे कि जो हमारे युवा हैं, युवाओं में सिगरेट स्मोकिंग बहुत कॉमन है, और हृदयाघात से होने वाली जो यंगर डेथ हैं, जो जवान लोगों में कम उम्र में होने वाली डेथ, जो कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है, उसके पहले उसके लिए स्मोकिंग सबसे बड़ा रीज़न है। यदि हम अपने स्मोकिंग बंद कर दें, हमारे आजकल के युवा अधिकतर बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं, ओबीज़ हैं। यदि हम अपने वजन को नियंत्रित करें, यदि हम अपने स्ट्रेस को नियंत्रित करें, क्योंकि आज हर व्यक्ति एक स्ट्रेस के साथ अपना जीवन यापन कर रहा है। इसके अलावा यदि हम अपने कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखें, जिसके बारे में पहले हमारी अभी चर्चा हुई है। इसके अलावा यदि हम अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखें, अच्छा हो कि हम उसे डेवलप ही ना होने दें, और यदि ये डेवलप हो भी गई है तो हम अपने शुगर को, अपने ब्लड प्रेशर को, अपने कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखें। 30 मिनट ब्रिस्क मॉर्निंग वॉक यह हर व्यक्ति के लिए बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए, कभी कभी मरीज़ जब एक बार हार्ट अटैक हो जाता है तो उसके बारे में वो हम लोग से सवाल पूछता है कि वो थोड़ा सा डरा सा रहता है, सहमा सा रहता है कि क्या उसको दोबारा ये हो सकता है। जैसे कई मरीज़ होते हैं कि हमारी तो एंजियोप्लास्टी हो गई है, अब हमारा हार्ट में जो ब्लॉकेज थी वो खुल गई है, तो अब मेरे को दोबारा हार्ट अटैक नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। देखिए, एंजियोप्लास्टी या हार्ट अटैक जब भी होता है पेशेंट को, तो जो सिकुड़न होती है हार्ट नसों की, उसको खोला जाता है ताकि वो जो दिक्कत मरीज़ को हुई है जिस बीमारी से, वो ना हो। बट दोबारा उसमें कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज में जमेगा कि नहीं जमेगा, दोबारा खून का थक्का उस पर जमेगा, जिसकी वजह से दोबारा पेशेंट को हार्ट अटैक या दोबारा सीने में दर्द होगा कि नहीं होगा, ये एंजियोप्लास्टी नहीं रोक सकता। उसको रोकने का उपाय बस यही है, आप अपनी दवाइयाँ रेगुलरली लें, दूसरा जीवन शैली में बदलाव लाएं। तो अगर आप दवाइयाँ जो हम लोग बोलते हैं कि ब्लड थिनर होते हैं या कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ होती हैं, या हार्ट का पंपिंग फंक्शन कमज़ोर है तो उसको कंट्रोल करने की दवाइयाँ होती हैं, उनको कंटिन्यूसली अगर लेंगे तो डेफिनेटली आपको दोबारा हार्ट अटैक होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। दूसरा, अगर आप अपनी जीवन शैली में बदलाव रखेंगे, जैसे ब्लड प्रेशर अपना कंट्रोल रखना, जैसे अभी डिस्कशन हुआ कि तंबाकू या स्मोकिंग वाला चीज़ें अगर आप उसको बिल्कुल रोक बंद कर देंगे तो डेफिनेटली आपका दोबारा हार्ट अटैक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। लोग कहते हैं कि या साहब हम तो सिर्फ दवाओं पर ही रहना चाहते हैं, हम एंजियोप्लास्टी नहीं कराना चाहते हैं, या नहीं करा सकते हैं, या बाईपास सर्जरी ही नहीं करा सकते हैं। तो क्या मतलब है कि एंजियोप्लास्टी या बाईपास के अलावा कोई और उपाय नहीं है? दिल की बीमारियों का इलाज है, ऐसा कुछ और भी है? देखिए, जब भी हम एंजियोप्लास्टी करते हैं तो हम बेसिकली जो हार्ट के अंदर ब्लॉकेज है उसको दूर करते हैं, और जब बाईपास सर्जरी करते हैं तो जो आर्टरीज हमारी बंद हो जाती हैं उसको बाईपास करके हम दूसरी आर्टरी से बाईपास करके हार्ट को, ब्लड सप्लाई को रिस्टोर कर देते हैं। लेकिन जो हार्ट डिजीज़ का या हार्ट अटैक का जो मेन कारण है वो है कोलेस्ट्रॉल का हार्ट की आर्टरीज पर जमा होना। तो ये हम इसको करने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट ही कारगर है, और उसके अलावा जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर हम अपने रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं मेडिकल ट्रीटमेंट से, तो हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी से हमारा ट्रीटमेंट पूर्ण नहीं होता है। दूसरा इसका एक और एस्पेक्ट है, कभी कभी क्या होता है कि हार्ट अटैक हमको सडनली पड़ता है, तो जब हार्ट अटैक पड़ता है तो उसका एक गोल्डन पीरियड होता है। उस गोल्डन पीरियड को हम 12 घंटे कह सकते हैं एंजियोप्लास्टी के लिए। उस पीरियड में शोधों में ये पाया गया है कि एंजियोप्लास्टी या ही बेहतर उपाय है मेडिकल ट्रीटमेंट की। लेकिन उसके उलट अगर आपको सिम्टम्स नहीं है, या आपको सिम्टम सिर्फ ब्लॉकेज है, ज़्यादा सिम्टम नहीं है, तो ये कहना गलत है कि इसमें भी सिर्फ एंजियोप्लास्टी ही कारगर है। इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट भी उतना ही कारगर है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपके पर्टिकुलर केस में एंजियोप्लास्टी बेटर है या आपके केस में मेडिकल ट्रीटमेंट बेटर है, इसका निर्णय ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप अपने लोकल कार्डियोलॉजिस्ट के ऊपर छोड़ दें। डॉक्टर स्वरूप, आप बताइए कि क्या दवाओं का क्या रोल है दिल की बीमारियों में आगे ना होने पाए, या
कितने समय तक खाने की ज़रूरत है? देखिए, सामान्यतया हृदयाघात या हार्ट अटैक के बाद दवाइयाँ जीवन भर खानी पड़ती हैं। उन दवाइयों को डॉक्टर की निर्देशानुसार ही लेना चाहिए। अपने मन से दवाइयों को बंद कर देना, समय के पहले उसको बंद कर देना, बीच बीच में दवाइयों को छोड़ देना या स्किप कर देना, इससे आगे आने वाले हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। एक दवाइयाँ होती हैं जिनको हम लोग एस्प्रिन या क्लोपिडोग्रेल कहते हैं। इनका काम होता है कि ये ब्लड को पतला रखे ताकि किसी भी ब्लॉकेज को या खून के प्रवाह को ये दोबारा से क्लॉट में कन्वर्ट ना हो पाए। दूसरी दवाइयाँ जिसको हम लोग एस इनहिबिटर या बीटा ब्लॉकर कहते हैं, इन दवाइयों का यह रोल होता है कि हृदयाघात के बाद जो हृदय की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, तो उन कमज़ोर मांसपेशियों के आगे चल के हार्ट फेल्योर में या हृदय की मांसपेशी की परमानेंट कमजोरी ना आए या हृदय की धड़कनें अकस्मात बढ़ने से मृत्यु को रोका जा सके, इसके लिए हम लोग ये 2 दवाइयाँ जिसको हम लोग एस इनहिबिटर या बीटा ब्लॉकर्स कहते हैं, इनको देते हैं। इसी प्रकार से स्टैटिन्स नामक जो दवाइयाँ होती हैं, वो स्टैटिन दवा जो है वो ब्लॉकेज को प्रिवेंट करने में काम आती है। तो सामान्यतया ये 3 से 4 दवाइयाँ ऐसी हैं जिनको हम लोग जीवन भर के लिए प्रेस्क्राइब करते हैं, और मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये सारी दवाइयाँ इनकी डोज़ को, इनके ड्यूरेशन को डॉक्टर के निर्देशानुसार ज़रूर लेना चाहिए। तो देखिए, आज की चर्चा का विषय में लोगों ने जो भाग लिया, और डॉक्टर रूपाली खन्ना, डॉक्टर दीप पंत और डॉक्टर गौतम स्वरूप ने हमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। तो अगर हम इसको हम एक सारांश के रूप में लें, तो सबसे पहले जो लोगों ने, तीनों लोगों ने ये चीज़ को एम्फसाइज़ किया, इस चीज़ पे जोर दिया है कि अपनी जीवन शैली को अच्छा करना है। इसके साथ मैं इस सभा का समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।